दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा एक फिगर दिया हुआ है जो तुम लोग साफ साफ देख सकते हो। तो सवाल यहां पर ये है जो m डैश का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो कि हमारा ये स्मॉल m जो है वो मेरा कैपिटल M के ऊपर स्लिप ना करे। ठीक है, तो किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, हमारा इसका जो एक्सीलरेशन होगा a डाउनवर्ड, ये वाले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण इसका भी एक्सीलरेशन a होगा और इसका भी एक्सीलरेशन a ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करता है। तो जो हम a1 मानते हैं वो a1 की वैल्यू यहां पर साफ साफ 0 आनी चाहिए। राइट, सो यहां पर धागे का टेंशन है T, यहां पर धागे का टेंशन है T, ये T है तो ये भी हमारा T होगा। यहां पर सबसे पहले इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट कर लो। तो मेरे पास T का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A, और इसके लिए मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं जो M डैश G माइनस T मस्ट बी इक्वल्स टू M डैश A। और इन दोनों को अगर मैं साथ में ऐड करता हूं तो ऐड करते हुए लिख सकता हूं जो M डैश G विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M दिस इनटू A। तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई ही है। तो A की जो वैल्यू है दैट इज M डैश G बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस M डैश। That is the value of acceleration of the block, right? Now, अब हम लोग इंडिविजुअली इन दोनों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली इन दोनों को एनालाइज करते हैं। सो अगर मैं ये वाले को एनालाइज करूं वेज को, ये वाले वेज के ऊपर हमारे पास जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन T, और एक ये वाले डायरेक्शन पे लग रहा है N। ठीक है, और ये वाला ब्लॉक को अगर मैं एनालाइज करूं तो इसके ऊपर लग रहा है N, और इसके अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है mg। ठीक है, और इसके कारण इसका जो एक्सीलरेशन है वो A हमारी इस डायरेक्शन पे है। राइट, ओके, पहले इसको एनालाइज करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, N को मैं यहां पर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना चाहता हूं लाइक दिस एंड दिस। ध्यान देना, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। नाउ क्योंकि इसका एक्सीलरेशन प्योर हॉराइजेंटल है तो ऑब्वियस सी बात है मैं लिख सकता हूं जो वर्टिकल जो है वो तो हमारा बैलेंस करना चाहिए, यानी n cos थीटा मेरा स्मॉल mg होनी चाहिए, और जो मेरा n sin थीटा है वो n sin थीटा मेरी ma होनी चाहिए। मैं ये वाला ब्लॉक को मैं इसलिए एनालाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक जबरदस्ती टेंशन आएगी। टेंशन का वैल्यू का कोई रिक्वायरमेंट तो हमारे पास थी नहीं। सो मेरे पास यहां से आ जाएगा जो tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू a बाई g, एंड इसकी जो वैल्यू है a बाई g की that is M dash by capital M plus small m plus M dash। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू M डैश इंटू 1 माइनस tan थीटा। इसको यहां पर ले जाओ तो मेरे पास ये आ जाएगा M dash will be equals to capital M plus small m, tan थीटा से डिवाइड कर दो, that will be cot theta minus 1. So that will be the value of M dash। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, यहां पर ये पॉसिबिलिटी
तभी बनेगी अगर थीटा जो है, ध्यान दो, एम डैश जो है वो हमारा एक का पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, तो हमारा जो 1 माइनस टेन थीटा है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो थीटा जो है वो डेफिनेटली हमारा 45 डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर थीटा हमारा 45 डिग्री से ज्यादा है तो इन दैट केस एम डैश की कोई भी वैल्यू हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली है। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स कंसीडर अ टू स्टेप इंक्लाइन लाइक दिस। सो दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा एज शोन। यहां पर m1 है, यहां पर m2 है, ठीक है, एक धागे के सारे लटका हुआ है, सब कुछ स्मूथ है। मैंने ये पूरा चीज को जब मैंने f से f एक्सीलरेशन के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया जो m1 और m2 ये इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में स्लिप अगर नहीं कर रहा है तो सवाल ये है मेरा f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस टाइम पे जो धागे में टेंशन होगी T, वो टेंशन T हमारी कितनी होने वाली है। तो दोनों ब्लॉक को हमें इंडिविजुअली एनालाइज करना है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रही है, तो दोनों का जो इंडिविजुअल एक्सीलरेशन होगा वो मेरा फॉरवर्ड F होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एनालाइज M1। तो यहां पर M1 की जो है वैल्यू यहां पर कितनी होगी, दैट इज M1G। यहां पर इस डायरेक्शन पे होगी N1, यहां पर होगी टेंशन T, ठीक है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो है मेरा F, राइट। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए बेस्ट तरीका ये है, मैं नॉर्मल को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, और टेंशन को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला एंगल हमारी अल्फा है, ये अल्फा, तो ये अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा आएगा, और यहां पर अगर हम ध्यान दें ये वाला एंगल अल्फा आएगा। तो पहली बात तो हमारा जो हॉराइजॉन्टल बैलेंस है वो, वर्टिकल बैलेंस जो है वो होनी चाहिए। सो मैं व्हाट आई कैन राइट इज N1 cos अल्फा प्लस T sin अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू mg, M1 इंटू G, राइट। और दूसरा मैं यहां के लिए लिख सकता हूं जो N1 sin अल्फा माइनस T cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू F, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई ही है, राइट। यहां से मेरा अल्फा वाले को एनालाइज करते हुए ये इक्वेशन आया है, एंड सिमिलरली अगर मैं बीटा वाले को एनालाइज करूं तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूं। ध्यान देना बस वहां पर टेंशन का डायरेक्शन उल्टी होने वाली है, टेंशन का जो डायरेक्शन होगी वो हमारी उल्टी होगी, तो टेंशन का जो दो कंपोनेंट होगा उस पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारे पास N आने वाली है, और यहां पर हमारी T आने वाली है, और यहां पर तो हमारा M2G लगेगा, ठीक है। सो N का जो कंपोनेंट सेम ही होगा, T का कंपोनेंट जो होगा वो होगा डाउनवर्ड और टुवर्ड्स राइट, एग्जैक्टली उल्टा होने वाला है। तो अगर मैं वर्टिकल बैलेंस के बारे में सोचूं तो मैं लिखूंगा N2 cos बीटा माइनस T sin बीटा इक्वल्स टू M2G, और यहां पर मैं लिखूंगा N2 sin बीटा प्लस T cos बीटा इज इक्वल्स टू M2 इंटू F, ठीक है। अच्छा, T दोनों इक्वेशन में है बट N2 केवल इस पे है और N1 केवल ऊपर वाले पे है। तो बेस्ट तरीका ये है, पहले वाले पे तो सबसे पहले N1 को एलिमिनेट कर दो,
तो ऊपर वाले को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को कॉस अल्फा से, और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, टी साइन स्क्वायर आएगा, और यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर टी कॉस स्क्वायर आएगा। जब सब्सट्रैक्ट करूंगा ये वाला टर्म कटेगा और यहां बनेगा टी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो टी का वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फा प्लस एफ कॉस अल्फा। एंड सिमिलर टेक्निक से यहां पर अगर मैं एन को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को साइन कॉस साइन से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को कॉस से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करो। तो अगेन यहां पर जो है सॉरी मैंने एक चीज गलती किया हूं, सॉरी, यहां पर माइनस आएगा और फिर नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर दो। तो यहां से मेरे पास टी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी m2 इंटू एफ कॉस बीटा माइनस जी साइन बीटा। ये हमारे पास दोनों टी की वैल्यू आ जाएगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सिंपली एलिमिनेट टी फ्रॉम दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ। तो मेरे पास ये आ जाएगा m1 जी साइन अल्फा माइनस m1 एफ कॉस अल्फा m2 एफ कॉस बीटा माइनस m2 जी साइन बीटा। ठीक है, सो f इंटू m1 कॉस अल्फा प्लस m2 कॉस बीटा g इंटू, इसको इधर ले जाओ, m1 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा। तो मेरे पास यहां से सिंपली f की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो f विल बी इक्वल्स टू m1 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय m1 कॉस अल्फा प्लस m2 कॉस बीटा इंटू जी। ये हमारे पास आ जाएगी f की वैल्यू। ठीक है, और ये f को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इन दैट केस मुझे उस केस में टेंशन जो है वो मिल जाएगी। वो कंप्यूटेशन पे हम नहीं जा रहे। तो ये वाला प्रोफाइल का 2 क्वेश्चन उम्मीद है यहां पर हमें समझ में आ चुकी है, राइट? ओके दोस्तों, तो ये वाला सिनेरियो अब हम देखते हैं। फिगर तुम लोग के सामने है और ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो स्मॉल m का एक्सीलरेशन जो है वो हमें निकालनी है। तो स्मॉल m जैसे नीचे जाएगा तो कैपिटल M जो है वो हमारा पीछे के डायरेक्शन में जाने वाली है। तो यहां पर जो है हमारा बैकवर्ड एक्सीलरेशन आ जाएगी a। तो स्मॉल m का भी एक एक्सीलरेशन a तो इस तरीके से होगी और इसके अलोंग एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगी दैट इज a1। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान दे दो, ये वाला पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली ये तो हमारा स्ट्रिंग का हिस्सा, इसका हिस्सा ही है। और यहां पर मेन बात को अगर हम समझे, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होंगे तो टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा एक दूसरे को नलिफाई करेगा। तो एनीहाउ वो हमारा कोई काम का फोर्स नहीं है। तो ये जो अंदर घुस गया है स्ट्रिंग का पार्ट, उसको हमें अलग से कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कैपिटल M को अगर मैं एक इस तरीके से दिखा देता हूं, ठीक है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं कैपिटल M को, राइट? तो फोर्सेस एक बार जल्दी से लिख लिया जाए। यहां पर एक टेंशन T लग रहा है लाइक दिस, यहां पर ऊपर पे एक टेंशन T लग रहा है लाइक दिस। ठीक है, यहां पर एक का टेंशन T लग रहा है लाइक दिस।
इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, राइट। एंड अब जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हमारा यहां पर इस तरीके से लगने वाला है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स रिजॉल्व दैट टेंशन एंड नॉर्मल इनटू टू कंपोनेंट्स। यहां पर एंगल अल्फा है तो यहां पर भी एंगल हमारा अल्फा है, और यहां पर अगर मेरा अल्फा है तो ये वाला एंगल मेरा अल्फा है। तो मैं नेट पे लिख सकता हूं 2t प्लस n साइन अल्फा माइनस t कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A, ठीक है। और अब ये वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाओ, ये वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाओ। तो ये वाले ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है? एक तो यहां पर टेंशन T लग रही है, यहां पर लग रहा है स्मॉल mg, और यहां पर लग रहा है नॉर्मल। और इस पे दो एक्सीलरेशन है, एक हमारा A इस तरीके से है और एक जो है वो हमारा A1 है। तो नेट एक्सीलरेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो A को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो तो ये वाला डायरेक्शन पे होगा A साइन अल्फा, और ये वाला डायरेक्शन में है A1 माइनस A कॉस अल्फा। देखो प्रॉब्लम की साइज देख के घबराना नहीं है। कंस्ट्रेंट पे हम फंडामेंटली जो काम करते हैं वो तो लगभग हर क्वेश्चन में सेम ही होता है। मैं यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इसीलिए उठा रहा हूं जो कि एक बार कंस्ट्रेंट को यूज करना तुम लोगों को आ जाए वाया एग्जांपल्स, वरना फंडामेंटली हम कंस्ट्रेंट पे जो अप्लाई करते हैं वो तो हमारा हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ यहां पर अगर मैं mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं लाइक दिस एंड दिस, ये वाला एंगल अल्फा है, सो मैं लिख सकता हूं mg cos अल्फा माइनस n इक्वल्स टू m a साइन अल्फा, और दूसरा मैं यहां पर लिख सकता हूं जो mg साइन अल्फा माइनस t इज इक्वल्स टू m इंटू A1 माइनस A कॉस अल्फा। तो दोस्तों ये है मेरा दो फंडामेंटल इक्वेशंस जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट इक्वेशन जो होगा वो मेरा A1 और A को रिलेट करने वाली है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, ये वाले ब्लॉक पे जो नेट टेंशन लग रहा है दैट इज 2t माइनस t कॉस अल्फा दैट इनटू A, और ये वाले ब्लॉक का जो नेट इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो तो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू t इंटू A1 माइनस A कॉस अल्फा। सो साफ साफ हम देख सकते हैं ये t तो कट गया और A कॉस अल्फा वाला टर्म भी हमारी कट जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा जो A1 will be equals to 2A, ठीक है। राइट, सो फार सो गुड। एंड नाउ अब मैं ये वाले इक्वेशन से t और n को तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो ये वाला इक्वेशन जो है वो क्या है, t इंटू 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस n इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m इंटू A। अब ये वाला इक्वेशन को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करो और ये वाला इक्वेशन को 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा से ऐड करो, मल्टीप्लाई करो और सबको साथ में ऐड कर दो। तो अगर मैं सबको साथ में ऐड करता हूं तो मेरे पास जो आएगा, ध्यान देना, mg साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस mg साइन अल्फा इंटू 2 माइनस कॉस अल्फा।
और यहां पर जो मेरे पास आएगा वो आएगा a इंटू कैपिटल M, a इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा, और a1 जो है वो है मेरा 2a, तो a 2 माइनस कॉस अल्फा उसका होल स्क्वायर, 2 माइनस कॉस अल्फा उसका होल स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा। सॉरी, मैंने m लिखना भूल गया। हाँ, सॉरी, ठीक है, ए की जगह ए लिख दिया था मैंने, वो m है। हाँ, क्योंकि मैं उसका रिलेशन जानता हूं, a1 2a है मेरा, राइट। सो ऊपर अगर मैं ध्यान दूं तो ऊपर मेरे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म आ रहा है, तो ये तो मेरे पास आ जा रहा है 2mg साइन अल्फा कैपिटल M। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस m कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक तो मेरा स्मॉल m वहां से आएगा और एक बार मेरा 4m आएगा, तो प्लस 4m, अरे 5m माइनस 4m कॉस अल्फा आ जाएगा मेरे पास। सो मेरे पास जो इसका एक्सीलरेशन a आ जाएगा, दैट विल बी 2mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m 5 माइनस 4 कॉस अल्फा। ये मेरे पास आ जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। और ये एक बार a की वैल्यू आ जाने के बाद अब मुझे इसका नेट एक्सीलरेशन निकालना है, तो वहां पर सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा a है, ये मेरा a1 है जो कि मेरा 2a है, और ये वाला एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस अल्फा। तो मैं थोड़ा सा यहां से जगह उधार ले रहा हूं, तो a नेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस अल्फा, so that will be equals to a into under root 5 minus 4 cos alpha, ठीक है। सो इस वाले का जो नेट एक्सीलरेशन आएगा, a नेट बोल देता हूं, so that will be equals to 2mg sin alpha under root 5 minus 4 cos alpha divided by capital M plus small m into 5 minus 4 cos alpha. So that will be the net acceleration of the block small m with respect to the ground. उम्मीद है हमें ये चीज समझ में आ गई है। क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है इस क्वेश्चन का, उस पे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरा दोनों इंक्लाइन के बीच का एंगल जो है वो है 90 डिग्री, एंड नाउ यहां पर जो है ये एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्योंकि 90 है। अच्छा, MB बाई MA का रेशियो दे रखा है 2 tan स्क्वायर थीटा, तो सवाल ये है जो A और B इन दोनों का एक्सीलरेशन जो है वो हमारी कितने होने वाली है, ठीक है। अच्छा, नाउ दोनों इंक्लाइन के जो हमारा कंस्ट्रेंट है उससे एक बात तो साफ साबित हो रही है, MB और MA का जो एक्सीलरेशन होगा उसका एक का जो होगा ये हमारा डाउन द इंक्लाइन होने वाला है, इसका मैं मान लेता हूं A1 इस तरफ, तो इस वाले का अप द इंक्लाइन ही होगा, क्योंकि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन होना किसी भी हालत पर संभव नहीं है, राइट। यहां पर ये A1 है, यहां पर ये A2 है, ये बात निश्चित है, जो ऑब्वियस सी बात है
इनके एक्सीलरेशंस को ऐसे ही होना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी जो है वो तो हमारी डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट है, उस कंस्ट्रेंट के बारे में देख लो। इन दोनों के जो आपस के कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आ सकता है। तो यहां पर अगर मैं A2 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं और यहां पर अगर मैं A1 को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल जो है वो हमारा थीटा है। तो along the perpendicular directions both accelerations must be equal। तो मैं एक रिलेशन तो डायरेक्टली लिख सकता हूं जो A2 cos थीटा must be equals to A1 sin थीटा। तो मैं एक चीज लिख देता हूं जो A2 is equals to A1 into tan theta। That is the relation that they are going to maintain। ठीक है, ये तो होना ही पड़ेगा। तो सारे वेज कंस्ट्रेंट के रिगार्डिंग हम लोग ध्यान दे चुके हैं। अब हमें केवल एनएलएम का इक्वेशन लगाने की देर है। तो मैं एमए वाले बॉडी का अगर फोर्स इक्वेशन बनाऊं तो ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पर जो है, यहां पे हमारा ए का N1 लगने वाली है, यहां पर लगेगा मेरे पास MA इंटू जी, और इसके अलावा यहां पर एक इस डायरेक्शन में N3 लगने वाली है, और जिस कारण पे यहां पर इस डायरेक्शन पे इसका एक्सीलरेशन जो है दैट इज A1। ठीक है, एंड नाउ एक काम करो, मैं N1 को चाहता नहीं हूं गेम पे आए, तो मैं पूरा चीज को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तोड़ना चाहता हूं। ध्यान देना, मैं इंक्लाइन का पैरेलल यहां पर थीटा बना लिया, तो मैं N3 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल हमारा थीटा है, और सिमिलरली MAG को भी दो कंपोनेंट पे मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा थीटा आएगा। एंड नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन पे लिख के हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। द रीजन इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहां पर तो हमारा काम का है ही नहीं कुछ भी। वहां पर जो है, ध्यान दो, जो मैं यहां पे थीटा बाय द वे सही लिया हो क्या, एक बार देख लेता हूं फटाफट। यहां पर हमारे पास आ जाएगा, एंड यहां पर जो है वो एंगल थीटा है, तो इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा है। सॉरी, मैंने गलत एंगल को थीटा मार्क कर दिया था। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, मुझे शक हुआ था इसलिए मैंने कर दिया। हाँ चलो ठीक है, कोई ना, सॉरी। अच्छा, तो मैं इसके अलोंग वाले डायरेक्शन पर लिख के, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एडिशनल नॉन रिक्विजिट वेरिएबल का पैदा हो रहा है, दैट इज N1। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो दोस्तों ध्यान देना, व्हाट आई हैव इज N3 cos थीटा माइनस MAG इंटू साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू MA इंटू A1, सॉरी A2, राइट। ये चीज मैं यहां पर लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरा, अगर मैं MB का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर मैं MB का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इसके ऊपर एक तो N3 हमारा इस तरीके से लग रहा है, यहां पे हमारे पास कोई एक नॉर्मल लगेगा N2 जो हमारा किसी काम का नहीं होगा,
और इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन पे लग रहा है mb इंटू जी, राइट। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो यहां पर भी मैंने n3 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा, एक इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इसका एक्सीलरेशन यहां पर ऐसे है, तो mbg का एक कंपोनेंट जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन पे होगी, और n3 का जो कंपोनेंट आएगा वो कैसे आएगा? n3 का कंपोनेंट को मैं इस इंक से लिख रहा हूं। सो n3 का एक तो मेरा इस डायरेक्शन में आने वाली है और एक मेरा इस डायरेक्शन में आने वाली है। बस यहां पे थीटा के बदले ऑब्वियसली बात है 90 माइनस थीटा आएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो mbg cos थीटा माइनस n3 sin थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू mb इंटू a1। ये हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है जो हमें चाहिए नहीं वो है हमारा n3, तो ये वाला इक्वेशन को मैं कॉस से ये वाला इक्वेशन को मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा और ये वाले को मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो डायरेक्टली जो हमारे पास आ जा रहा है दैट इज mbg इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस mag इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू ma(a2) इंटू साइन थीटा प्लस mba1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब किसी एक को लिख दो। ध्यान दो, mb जो है वो है मेरा 2ma tan स्क्वायर थीटा, तो 2ma tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, दैट विल बी साइन स्क्वायर, माइनस mag साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू a2 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ a1 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस mb दैट इज ma tan स्क्वायर थीटा, ma(a1) tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इंटू कॉस क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी mag इंटू साइन स्क्वायर थीटा, that will be equals to 3ma(a1) into sine square theta by cos theta. So now ma is gone, ma is gone, sine square is gone, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा a1 is equals to g by 3 into cos theta। a1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू g by 3 इंटू कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, एंड a2 का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू g by 3 इंटू साइन थीटा। tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला क्वेश्चन को मैंने इक्विलिब्रियम में कराया था, तो वहां पर मैंने वो वैल्यू निकलवाया था जो कि ये इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए हमारा कंडीशन क्या होगा। तो वहां पर बेसिकली हमें ये वाला टर्म को जीरो के साथ इक्वेट करना था एंड उसमें mb by ma का रेशियो निकलवाना था। अगर वो रेशियो नहीं होता है तो कुछ और रेशियो होता है, तो इन दैट केस एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है, राइट। ओके दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है कैपिटल M का और उसके साथ धागे के सहारे एक स्मॉल m लटका हुआ है, उसको मैं पकड़ रखा हूं पूरा सिस्टम को। तो स्मॉल m राइट नाउ हमारा वर्टिकली जो है वो लटक रखा है
और अब मैं सिस्टम को यहां से अगर रिलीज करता हूं तो सवाल यहां पर यह है उस इंस्टेंट पे दोनों का एक्सीलरेशंस कितनी होने वाली है। ठीक है, अच्छा, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड जो जैसे ही मैं रिलीज करूंगा उस इंस्टेंट पे जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी अलोंग द इंक्लाइन, और बॉल का जो एक्सीलरेशन होगा दैट हैज टू बी वर्टिकल। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बॉल पे लग सकता है जो सर कोई और डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होंगे या नहीं होंगे। राइट नाउ ये वाले इंस्टेंट पे बॉल के ऊपर दो ही फोर्स लग सकता है। स्ट्रिंग अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाता है, राइट। तो ये टी मेरा ऐसा है और ये वाले पे हमारा mg इस तरीके से है। तो ये वाला बॉल का जो एक्सीलरेशन होगा वो इस इंस्टेंट पे मेरा डाउनवर्ड a1 ही हो सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हॉराइजेंटल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा बॉल का कोई भी हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन जो है वो हमारी नहीं आने वाली है। वी हैव टू रियलाइज दिस पार्ट फर्स्ट। नाउ आफ्टर रियलाइजिंग दैट, हमें ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करूं, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। वी कैन सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड में दो फोर्स लग रहा है। एक हमारा mg भी लग रहा है, मैं दोनों को साथ में दिखा दिया, mg और t। ठीक है, अच्छा, दोनों ऐसे कोई नेट वेट नहीं है ये, ठीक है ना, बट mg भी डाउनवर्ड लग रहा है, t भी डाउनवर्ड लग रहा है, और धागा कोई अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो ऑब्वियसली इसका जो फोर्स होगा दैट विल बी mg by t डाउनवर्ड। एंड वी कैन आल्सो हैव एन एक्सीलरेशन लाइक द नॉर्मल लाइक दिस, और इसका एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी a2 लाइक दिस। अच्छा, नॉर्मल मेरे ख्याल से बिल्कुल ही कोई बिना जरूरत के फोर्स है, क्योंकि मैं इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं। ये नॉर्मल तो अपने आप को बैलेंस करेगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी, यहां से इक्वेशन आ जाएगा mg माइनस t इज इक्वल्स टू m इंटू a1, और यहां पर जो हमारे पास फोर्स आएगा दैट विल बी mg प्लस t इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a2। आई एम नॉट कंसिडरिंग द वर्टिकल डायरेक्शन, वो तो नॉर्मल जो है वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, वो उसकी हेडेक है ना। एक बार उसके हेडेक देख लेने के बाद अब जो है हमारा a1 और a2 में रिलेशन जो है वो तो डेफिनेटली बनानी पड़ेगी। तो वो बनाने के लिए हम स्ट्रिंग के दोनों एंड को देखते हैं ना। स्ट्रिंग का ऊपर का एंड जो है वो मेरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारा ब्लॉक के साथ a1 होने वाला है, और ये वाला एंड जो है हमारा बॉल के साथ कनेक्टेड है, तो इसका एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में a2 के साथ होने वाला है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस एंगल इज थीटा। सो अब अगर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में बात करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा जो a2 will be equals to a1 cos sin theta। a2 जो आएगा that will be equals to a1 sin theta, right? ओके, सो अब पहला वाला इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, और फिर मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो mg साइन थीटा प्लस कैपिटल mg साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू ma1 साइन थीटा प्लस कैपिटल m इंटू a2, राइट। एंड a2 इज नथिंग बट a1 साइन थीटा। a2 जो हम लोग निकाल चुके हैं दैट इज नथिंग बट
सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया हूं, सॉरी दोस्तों। यहां पर A2 है और यहां पर A1 है, सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दिया था। सो A1 इज नथिंग बट A2 साइन थीटा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं जो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G साइन थीटा इज इक्वल्स टू A2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास A2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m G साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ A2 और A1 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू A2 साइन थीटा। तो A1 मेरे पास आ जाएगा जो इसकी एक्सीलरेशन होगी G साइन स्क्वायर थीटा बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास A2 और A1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मेरे 3 ब्लॉक्स है A B C में A के ऊपर जब फोर्स F अप्लाई किया तो ये वाला एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। B और C जो है वो दोनों A के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, यानी तीनों बॉडी जो है वो हमारा साथ में मूव कर रही है। तो सवाल ये है मेरा F का वैल्यू कितना था। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है C और A आपस में टच नहीं करता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। पूरे के पूरे को एनालाइज करते हैं। तो धागे में ऑब्वियस सी बात है एक टेंशन क्रिएट होगी। तो तीनों का जो एक्सीलरेशन होगा, अगर मैं ध्यान दूं, तीनों का ही एक्सीलरेशन ये वाले डायरेक्शन में, इसका A होगा, इसका भी A होगा और इसका भी A होगा, तभी तो तीनों हमारा साथ में मूव कर रहा है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, तो A का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक तो मेरे पास ये T आएगी और दूसरा मेरा इस डायरेक्शन में T आएगी। मान लो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है वो है थीटा और इसके अलावा यहां पर एक फोर्स F है। वर्टिकल तो जाए भाड़ में, वो ऊपर का नॉर्मल भी जाए भाड़ में, कोई काम का नहीं है, वो सब वर्टिकल फोर्सेस है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसके लिए सिंपली F माइनस T इंटू 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू MA इंटू A। ये मेरे पास आ जाएगा। नाउ B का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, B पे तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इस तरफ टेंशन T, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो मेरे पास T में सिंपली लिख सकता हूं MB इंटू A। T के वैल्यू डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं। और अगर मैं C का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां पर वर्टिकल से एंगल बनता है थीटा, तो इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो है मेरा एक mg इस तरफ और यहां पर टेंशन T। तो T को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, वर्टिकल पे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो T cos थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू MC इंटू G और T sin थीटा will be equals to MC into A. So these are the three relations that we have to consider. ठीक है। अच्छा, मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं? F है, T है और थीटा है और A है। तो मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल्स है, ठीक है।
ये एफ है, ये टी है, ठीक है, ये थीटा है और ये ए है। तो 4 इक्वेशन में बना तो चुका हूं, लेकिन एक रिलेशन क्या कंस्ट्रेंट यहां पे ऑटोमेटिकली वैलिड हो रहा है क्या, उसके बारे में एक बार हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में एक बार हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखता हूं इस वाले के लिए, तो -t1 + sin थीटा इंटू ए, बी के लिए +t इंटू ए, और सी के लिए अगर मैं ध्यान दूं, सी के लिए मेरे पास t sin थीटा मेरा इस डायरेक्शन में है, +t sin थीटा इंटू ए। एंड अगर हम ध्यान दें ये ऑटोमेटिकली हमारा 0 हो रहा है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा ऑटोमेटिकली सेम तो आ ही चुका है, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग लगा के तीनों का एक्सीलरेशन ए सेम लिख दिए हैं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है वो तो हमारा ऑटोमेटिकली वैलिड हो गया है। तो अब जो है सबसे पहली बात तो ये है, हमें थीटा को एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, थीटा को जो है वो तो हमें डेफिनेटली एलिमिनेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ टेंशन को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ए को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम हैं एक साथ। अब वो काम को हम लोग किस तरीके से करते हैं, एक बार उस चीज के ऊपर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, सो यहां पर एक चीज ध्यान दो। अब हम लोग का सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या होगी। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तो मेरे पास लॉजिकली जो आना चाहिए था वही तो मेरे पास आ चुका है, दैट एफ विल बी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू ए। वो तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों बॉडी का एक्सीलरेशन अगर सेम है और तो तीनों को मैं एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और ओनली एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो हमारे पास एफ है। सो मैं ये वाला रिलेशन लिख सकता था, जो कि यहां से भी देख सकते हो, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन तीनों को साथ में ऐड कर दो, तो मेरा काम जो है वो यहां पे निपट जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना, मुझे थीटा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मुझे ए इन टर्म्स ऑफ जी तो चाहिए होगी। तो एक काम करो, क्यों ना हम यहां पर स्क्वायरिंग एडिंग करता हूं, तो मेरे पास स्क्वायरिंग एडिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, मेरे पास स्क्वायरिंग एडिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और टी जो मैं दूसरा है वो मैं लिख सकता हूं एम बी इंटू ए। तो यहां से दोनों का टी को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं, तो एम बी स्क्वायर ए स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा एम सी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाह, मेरा सारे के सारे जो है वो हमारा एलिमिनेट हो चुका है। तो मेरे पास अब सिंपली आ जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। तो ए मेरे पास आ जाएगा एम सी इंटू जी अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, और वही तो मुझे चाहिए था। और जैसे मुझे ए इन टर्म्स ऑफ जी मालूम पड़ गया है, सिंपली उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास एफ जो है वो आ जाएगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू एम सी जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। ये मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों फोर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 + 5 + 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 20। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अब थोड़ा कैलकुलेशन ही है, 20 इंटू एम सी 3 इंटू 10 एम बी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, उसका रूट 4 हो जाएगा।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 न्यूटन। तो फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 150 न्यूटन। ओके